समय की बड़ी खबर मातृभूमि में आपको बता दें, ताइवान का दावा है कि उसे चारों तरफ से चीनी सेना के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने घेर लिया है। ताइवान के मुताबिक उसने 17 चीनी लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोतों को ट्रैक किया है। ताइवान यह भी कह रहा है कि लड़ाकू विमानों में से 4 सुखोई 30 फाइटर जेट्स और 3 शेनयांग J-11 लड़ाकू विमान शामिल हैं। तो चीन लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवान ये कह रहा है कि चीन अपनी घेराबंदी को लगातार बढ़ा रहा है। और अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, जो कि ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद है। 4 सुखोई 3 शेनयांग जेट्स भेजे हैं चीन ने, ये ताइवान का दावा है। प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी रिपोर्ट हमने देखी, हालांकि जो ताइपे शहर आपने दिखाया वहां तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन ताइवान ये लगातार दावे कर रहा है कि चीन की जो घेराबंदी है वो बढ़ती जा रही है, यानी चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे समझें इस पूरे विवाद को हम यहां बैठकर, और क्या सच में चीन जो है वो ताइवान के ऊपर दबाव बना रहा है इस तरीके से अपने युद्धाभ्यास को तेज कर? बिल्कुल निश्चित रूप से शोभना, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन की जो तमाम कवायदे हैं, चीन की तरफ से जितना सैन्य युद्धाभ्यास है वो पूरी तरीके से ताइवान पर दबाव बनाने के लिए। और ताइवान पर ये दबाव वो इसलिए भी बना रहा है क्योंकि अक्टूबर में आपको पता है कि शी जिनपिंग एक बार फिर चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए जो सेंट्रल कमेटी है उसकी मीटिंग को फेस करेंगे। और ऐसे में उनकी कोशिश है वो इस नाकामी के साथ में कि वो ताइवान के अंदर जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी आती हैं, यहाँ से चली जाती हैं, चीन कुछ नहीं कर पाता है, इस चीज के साथ वो नहीं जाना चाहते हैं। और वह दबाव के जरिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर पॉइंट बनाना चाहते हैं। जहां तक ताइवान के अंदर का सवाल है, फिलहाल हम क्वारंटीन में हैं, लेकिन अगर दुनिया इस समय किसी चीज को क्वारंटीन करना चाहती है तो वो चीन के वो मंसूबे हैं जो विस्तारवादी मंसूबे नजर आ रहे हैं। चीन के वो मंसूबे जो वो सैन्य ताकत के बल पर ताइवान के को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें क्वारंटीन करने की कोशिश होनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके के अंदर अगर ताइवान का आप देखें तो ताइवान दुनिया के लिए 60% ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स यहां बनते हैं। अगर भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो ताइवान केवल दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पूरे इलाके से बहुत सारा ट्रेड गुजरता है, इसलिए दुनिया भर की चिंता है। यह सहज केवल चीन का अपना अंदरूनी मामला नहीं है। और जहां तक एक देश दो व्यवस्था की बात जिस तरीके से राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पहले की गई थी, उस व्यवस्था का हश्र क्या हुआ यह हांगकांग में सबने देखा है। और यही वजह है कि ताइवान के भीतर जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि इस तरीके के वादे तो हांगकांग के साथ भी किए गए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि ताइवान की अपनी एक आइडेंटिटी है जो बीते 50 सालों से ताइवान ने डेवलप की है। और इन सालों के दौरान वो लोकतंत्र है, खुला बाजार है, यहां पर आप बाहर निकलते हैं तो आपको तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलते हैं। ये दूसरे किस्म का चीन है जी, क्योंकि ये भी ताइवान अपने आप को आधिकारिक रूप से कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। और यही वजह है कि ये अपनी एक डिफरेंट पहचान बनाता है। हालांकि ये बात है कि दुनिया के बेहद कम मुल्क, कहा जाए कि महज दर्जन भर से ज्यादा 1.5 दर्जन मुल्क जो हैं वो ताइवान को एक देश की मान्यता देते हैं, लेकिन फिर भी ताइवान इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महज 2.3 करोड़ की आबादी वाला ये जो इलाका है, ये बहुत सारी चीजें दुनिया को देता है। और खासतौर पर अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, दुनिया में आपके मोबाइल फोन, हमारे कैमरेज और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं, उन तमाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ताइवान का स्वतंत्र रहना और चीन के कब्जे से बाहर रहना महत्वपूर्ण हो जाता है दुनिया भर के लिए। ठीक है प्रणय, मैं अमेरिका के नजरिए से भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो अमेरिका के ऊपर आरोप लगा कि साहब यूक्रेन का साथ दिया, भड़काया और अब खामियाजा भुगत रहे हैं। यही सेम काम जो है वो अब ताइवान के साथ हो रहा है। अमेरिका की मंशा को हम कैसे समझें ताइवान के नजरिए से? ठीक है, वन चाइना पॉलिसी को आप नकारते हैं, आप नैन्सी पॉलिसी आई तब से ये विवाद चल रहा है और अब ये कांग्रेसी सांसद और आ गए और ये भड़क गया चीन, इसको कैसे समझें हम? बिल्कुल शोभना, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अगर अमेरिकन पॉलिसी की बात की जाए तो अमेरिकन पॉलिसी पूरी एम्बिग्विटी यानी धुंध के भीतर चलती है, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ वो वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, उसे बार बार दोहराता भी है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि ताइवान जो है उसकी अलग अपनी आइडेंटिटी है और ताइवान की आइडेंटिटी को बदलने के लिए चीन किसी तरीके की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और वन चाइना पॉलिसी जो है उसके अंदर ही बहुत सारे पेंच हैं। और ऐसे में ही ये दुनिया भर में लोग इस चीज को लेकर आशंकाएं भी जता रहे हैं कि अमेरिका जो कह रहा है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मई के अंदर राष्ट्रपति बाइडेन से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि क्या अगर ताइवान के खिलाफ कोई ऐसी शक्ति की स्थिति आती है, चीन अगर कोई शक्ति प्रयोग करता है तो अमेरिका सैन्य मदद देगा,
इसका जवाब हां में दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने, लेकिन महज 12 घंटे के भीतर व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया गया। कह दिया जाता है कि वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका सपोर्ट करता है। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ताइवान ऐसा तो नहीं कि मोहरा बन रहा है इस पूरी लड़ाई के अंदर, और ये दो हाथियों की लड़ाई है, जो जायंट्स की लड़ाई है, दो महाशक्तियों की लड़ाई है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं इसके बीच में ताइवान केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन ताइवान का पक्ष भी महत्वपूर्ण हो जाता है शोभना। इसके अंदर ताइवान का पक्ष इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका कहना है कि वो एक अलग आइडेंटिटी रखता है और उसकी आइडेंटिटी की पहचान होनी चाहिए, उसे मान मिलना चाहिए, उसको जगह दी जानी चाहिए। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सवाल है, ये अन्य देशों को देखना है कि वो ताइवान को अलग देश की मान्यता देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन यह बात आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाई शोभना, और इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर टकराव का मोर्चा बना तो यूक्रेन की तरह ताइवान एक आंगन बन सकता है जिसके अंदर दो महाशक्तियों की लड़ाई होगी। और जिस तरीके से अमेरिका ने इसकी जवाबी कार्रवाई में, यानी एक तरफ ईस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर जिस तरीके से चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही है ईस्टर्न चाइना सी और साउथ चाइना सी में, तो दूसरी तरफ फिलीपीन सागर में जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सैन्य बेड़े को बढ़ाया है, यानी अमेरिका का अगर एकमात्र विमान वाहक पोत अगर इस दुनिया में इस समय कहीं अग्रिम मोर्चे पे फॉरवर्ड पोजीशन पे तैनात है तो वो फिलीपीन सागर यानी ताइवान के करीब है, और उसके लड़ाकू विमान भी लगातार इस तरफ उड़ाने भर रहे हैं। साथ ही जो अमेरिका का 7वां बेड़ा है इंडो पैसिफिक कमांड का, वो भी इस पूरे इलाके में एक्टिवेट कर दिया गया है। तो यानी इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर ये तनाव बढ़ता है तो ये एक नया फ्लैश पॉइंट हो सकता है। और दुनिया पहले ही कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट के बाद देख चुकी है शोभना कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर कोई तीसरा मोर्चा टकराव का खुलता है तो वो दुनिया भर के लिए बहुत सारे संकट खड़े कर देगा। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो, भारत सरकार की तरफ से भी जो आधिकारिक बयान आया था उसमें यही कहा गया कि टकराव टालने की कोशिश होनी चाहिए, बातचीत के जरिए, शांति के जरिए समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। और इस समय में एक तरफा तरीके से ताकत के दम पे किसी भी चीज को बदलने की कोशिश नहीं। मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ, गेहूं का संकट खड़ा हो गया, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो चरमराई हुई है कोरोना काल के बाद। तो ये जो अमेरिका कर रहा है, हालांकि चीन को मैं सही नहीं कह रही हूं, लेकिन इससे तो आने वाले समय में दुनिया के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी ना। ये सिर्फ मसला चीन, अमेरिका और ताइवान के बीच का नहीं है ना, इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तो क्या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका, चीन और ताइवान के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई इस संकट को जो है वो आप बातचीत से मसले को हल कीजिए, इस तरीके से एक दूसरे को प्रोवोक मत कीजिए? देखिए, इसके दो पहलू हैं शोभना। सबसे पहले तो ये कि चीन और ताइवान के बीच में, यानी मेनलैंड और ताइवान के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया है वो बीते कई सालों से रुकी हुई है। कोई फॉर्मल बातचीत, कोई डायलॉग प्रोसेस उस तरीके से नहीं है कि शी जिनपिंग या जो साई इंग विन है जो यहाँ की राष्ट्रपति हैं, क्योंकि चीन इसे मान्यता ही नहीं देता है। वो कहता है कि ये सेसेशनिस्ट फोर्स हैं, ये अलगाववादी लोग हैं जो वन चाइना की पॉलिसी है उसका विरोध करते हैं, इसलिए इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन चीन को लेकर जिस तरीके का मसला खड़ा है वो केवल मुद्दा ताइवान का नहीं है, क्योंकि फिलीपींस भी परेशान है, वियतनाम की भी अपनी दिक्कतें हैं, इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, क्योंकि 9 डैश लाइन के नाम पर चीन जिस तरीके से आइलैंड टेरिटरीज क्रिएट कर रहा है, जिस तरीके से जापान के साथ उसका टकराव है सेनकाकू आइलैंड को लेकर, तो ये मसला केवल ताइवान का अकेले का नहीं है, बल्कि जो इस पूरे मोहल्ले के, यानी अगर आप पूर्वी एशिया के मोहल्ले में देखें तो हर कोई इस चीज से परेशान है जिस तरीके से चीन की दादागिरी देखने को मिल रही है, चाहे वो फिशिंग ट्रॉलर्स का मामला हो या नए आइलैंड्स बनाने का मामला हो। और यहां तक कि चीन तो नए आइलैंड बना रहा है, कृत्रिम आइलैंड बना के वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से अन्य देशों की भी बहुत सारी चिंताएं हैं, और इसीलिए ये एक तरीके से कोशिश है जो ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक शब्द आपने भी सुना होगा, फ्रेज आपने भी सुना होगा, और ये बात इसीलिए की जाती है क्योंकि दुनिया का करीब 60% ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है। और अगर ये इलाका ब्लॉक कर दिया जाएगा या चीन यहां पर एक तरीके से अपना दबदबा बनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कारोबार के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और समंदर जो है वो एक साझी संपदा है, और यही वजह है कि चीन के इस रवैये को लेकर ताइवान तो केवल एक मुद्दा है, ताइवान तो केवल एक तात्कालिक वजह हो सकती है, लेकिन इस पूरे इलाके में, पूर्वी एशिया के इस इलाके के अंदर आसियान के तमाम मुल्कों की अपनी चिंताएं हैं, और इवन भारत की भी अपनी चिंताएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन का रवैया एलएसी पर देखने को मिला है, जिस तरीके से वो भारत के ऐतराज को दरकिनार करते हुए पीओके के अंदर कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से भारत के ऐतराज को दरकिनार करते हुए वो पाकिस्तान की मदद करके पाकिस्तान को वो तमाम चीजें मुहैया करा रहा है, इसको लेकर भारत के ऐतराज भी हैं, भारत की अपनी
चिंताएं हैं। और ऐसे में चीन को भी ये समझना होगा कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में रहना चाहता है तो उसको इसी व्यवस्था के अनुरूप चलना होगा। जी ठीक है। मैं इस समय के अपडेट की अगर बात करूं प्रणय, तो चीन लगातार घेराबंदी बढ़ा रहा है, सैन्य अभ्यास जो है वो देखने को मिल रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है। ताइवान की तरफ से किस तरीके से संयम रखा जा रहा है, या ताइवान भी जो है कि रिएक्ट कर रहा है इस समय उस सैन्य अभ्यास के प्रति? बिल्कुल शोभना, ताइवान की तरफ से भी तैयारी पूरी की जा रही है। जिस तरीके से अमेरिका ने अब समर्थन का ऐलान भी किया है, साथ ही ताइवान को यह कहा है कि ताइवान को डरने की जरूरत नहीं, ताइवान को अगर जरूरत होगी तो सैन्य मदद भी मुहैया कराई जाएगी। उसके साथ ही ताइवान की जो सेना है वो भी पूरी मुस्तैदी से इस चीज की तैयारी में लगी हुई है। खासतौर पर अगर हम मीडियन लाइन की बात करें, यानी चीन और ताइवान के बीच में जो समंदर है, ताइवान स्ट्रेट है, ताइवान जलडमरू मध्य है, उसके बीच से एक काल्पनिक सी लकीर खींची गई है जिसे मीडियन लाइन कहा जाता है। और उसके पार जैसे ही चीनी सेना की या चीनी जहाजों की या चीनी विमानों की आवाजाही देखी जाती है या एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में देखी जाती है, ताइवान के विमान तत्काल, लड़ाकू विमान तत्काल कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए उड़ान भर जाते हैं। इसके अलावा ताइवान ने पूरे इलाके के अंदर, यानी जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर उसने एयर डिफेंस गन्स भी तैनात कर दी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।